हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और बीए प्रोग्राम में अगर आप सेमेस्टर 6 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और सेमेस्टर 6 में जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस है, और ये वाली जो पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपके पास ये वाली बुक है, क्योंकि हम ये वाली बुक पूरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मतलब मोस्ट ऑफ कवर हो चुकी है, बस एक ही यूनिट रह गई है हमारी लेफ्ट, यानी यूनिट नंबर 3 का जो पार्ट 3 है वो हमारा लेफ्ट रह गया है बस, जिसे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगी आप अपनी बुक पूरी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आई होप आपने पुरानी वीडियो सारी देख ली होंगी और उन्हें लाइक भी कर दिया होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाकर उन्हें चेकआउट कर लीजिए एंड लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ओके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी और अपकमिंग वीडियोस हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पेपर भी तो कराना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो होते हैं, उन सभी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना देरी के आज हम यूनिट 3 का पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं, ओके। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यूनिट 3 पार्ट 3, और जो हमारा यूनिट 3 का पार्ट 3 है इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। यानी हम मेनली इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, 9/11 की घटना के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आतंकवाद होता क्या है, आतंकवाद शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई, आतंकवाद शब्द को हम किस तरह से देख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टेरर और टेट्रा से हुई है। यानी आतंकवाद जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है टेरेर और दूसरा है टेरा। इसका लैटिन भाषा में शब्द का अर्थ होता है, यानी टेरेर का अर्थ होता है घबराना, और जो डिटेरा है उसका अर्थ होता है भयभीत, यानी डराना या भयभीत करना ही आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद की अभी भी कोई सार्वभौमिक परिभाषा उपलब्ध नहीं है, यानी हम आतंकवाद की कोई भी परिभाषा नहीं कह सकते कि आतंकवाद क्या है, इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में वैश्विक सहमति नहीं है। जब से अलकायदा द्वारा 9/11 का हमला किया गया तब से आतंकवाद के बड़े स्तर कड़ी निंदा की जा रही है। यानी कोई भी वैश्विक स्तर पर इसकी कोई छवि या फिर ये नहीं कह सकते कि हाँ आतंकवाद ये है हम वैश्विक स्तर पर। लेकिन जब 9/11 की घटना हुई थी उसके बाद में आतंकवाद की बहुत बड़ी ही निंदा होने लगी। आपको याद होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा कि 9/11 की क्या घटना थी। 9/11 की घटना जो थी वो अमेरिका देश में हुई थी, जहां पर अलकायदा ने वहां के कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर हमला किया था, और उस घटना को ही 9/11 की घटना के नाम से जानते हैं। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, तो इसलिए वरी होने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति, यानी अब हम देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है या आतंकवाद है उसकी उत्पत्ति, या कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की शुरुआत है। आतंकवाद मानवीय इतिहास का एक अभिन्न अंग रहा है। डेविड रिपोर्टर के द्वारा 18वीं शताब्दी में यह दावा किया गया था कि केवल धर्म ही आतंकवाद के लिए एकमात्र स्वीकृति प्रदान करता है। यानी डेविड रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया 18वीं शताब्दी में कि जो धर्म होता है वो ही आतंकवाद को एकमात्र ऐसा सोर्स है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कौन? धर्म। प्राचीन समय में मुस्लिम, यहूदी, कट्टरपंथी और हिंदू ठग जैसे समूह को धार्मिक आतंकी समूह के रूप में जाना जाता था। इन लोगों मुख्य कार्य हत्या करना, पर लोगों पर हमला करना। यानी ये जो है हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी हम ये देख सकते हैं कि मुस्लिम, यहूदी, हिंदू, ये जो कट्टरपंथी कुछ धर्म हैं उनमें उनकी वजह से, या ये कहें कि उनसे ही कहीं ना कहीं आतंकवाद देखने को मिला, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, कट्टरपंथी को अपनाते थे। मनुष्यता को भूलकर, मानवता को भूलकर कट्टरपंथी की ओर जाने लगे इन धर्म के कुछ लोग, सभी नहीं,
पर हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो कट्टरपंथी हत्या वगैरह को अपनाने लगे, जिसमें से हम यहूदी, मुस्लिम और हिंदू इन सारे धर्मों के लोगों को मेनली देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा कि धर्म जो है वो आतंकवाद को जन्म देता है या आतंकवाद को बढ़ाता है। शीत युद्ध के दौरान इस्लामिक संगठनों के बीच धार्मिक आतंकवाद उभरा हुआ था। यानी शीत युद्ध के टाइम पे हम इस्लामी संगठनों के बीच धार्मिक आतंकवाद को देख सकते हैं। पिछले दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक और रूप में वैश्विक जिहाद के रूप में उभर के सामने आया, जिसने ये आतंकवाद का खतरा काफी हद तक बढ़ गया। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ समय में जो जिहाद है वो भी एक आतंकवाद के रूप में उभर कर सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति, यानी अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जो प्रकृति है वो कैसी है, किस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को देख सकते हैं। आतंकवाद एक वैश्विक घटना है जिसमें लोगों के बीच भय उत्पन्न करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। यानी आतंकवाद जो है वो एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना है जिसमें ये भय उत्पन्न करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है, मारकाट का सहारा लिया जाता है तथा उनमें भय उत्पन्न करके अपना काम करवाए जाते हैं। वर्तमान में बहुत सारे आतंकवादी संगठन कार्य कर रहे हैं तथा यह संगठन एक दूसरे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। यानी जो भी आतंकवाद होता है या आतंकवादी संगठन होते हैं वो भय उत्पन्न करते हैं और भय के ही सहारे यानी डर के सहारे ही अपना जो काम है वो करवाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह बताना बहुत मुश्किल है कि लोग आतंकी क्यों बनते हैं। आतंकी समूह द्वारा आतंकवादियों स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। यानी ये कहना कि लोग आतंकवादी क्यों बन जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का मोटिव या हर किसी का जो एजेंडा होता है वो अलग अलग होता है। कोई किसी से बदला लेने के लिए आतंकवादी बन जाता है, कोई किसी वजह से बनता है। तो इसकी वजह बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, जैसे कि हमारे फौजी वगैरह होते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही आतंकवादी अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों को आतंकवादी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हम आतंकवादी गतिविधियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से? यह वह कार्य इंसान है या शक्ति के प्रयोग से संबंधित हैं यदि व्यक्ति और उनकी संपत्ति के विरुद्ध हिंसा और शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग किया जाता है, यदि सरकार और समाज पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है इसके अंतर्गत, यदि इन कार्यों से राजनीतिक विचारधारा, चमक और धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी राजनीतिक विचारधारा और धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी ये कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा 9/11 के हमले के बाद बुश प्रशासन का मानना था कि आतंक के सभी गतिविधियों को खत्म करने के लिए अमेरिकी लोगों ने भारी संख्या में उनके प्रशासन का समर्थन किया। यानी जब अमेरिका में 9/11 की घटना हुई थी उस टाइम पे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो बुश थे। ठीक है, और उनका ये मानना था कि जो अमेरिका है उसकी सारी जनता ने वे प्रशासन का साथ दिया था कि हाँ, हमें 9/11 की घटना का बदला लेना चाहिए। 9/11 के बाद संपूर्ण विश्व में वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एकजुटता और सामान्य धारणा की भावना पैदा हुई। इसी कारण से विश्व स्तर पर राष्ट्रों के बीच एकता देखने को मिली ही रही है। यानी हम ये कह सकते हैं 9/11 की घटना के बाद पूरे विश्व में जो आतंकवाद है उसकी एक बहुत गंदी छवि बन गई कि आतंकवाद बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि 9/11 की घटना ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, बहुत सारे मासूम लोगों की जान ले ली थी 9/11 की घटना ने। और इसको खत्म करने के लिए पूरा जो विश्व है वो एकजुट हो गया और ये एकजुटता देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकार, अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है उसके कितने प्रकार होते हैं या आतंकवाद के कितने प्रकार हो सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद। अब इसके अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं? राज्य प्रायोजित आतंकवाद से अभिप्राय है कि जब सरकार द्वारा ऐसी अभिकृतियां या संगठन का समर्थन किया जाए जो हिंसात्मक कार्य एवं आतंकी गतिविधियों में लगे हो तो राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहलाता है। यानी ऐसा आतंकवाद जिसमें किसी राज्य का भी हाथ हो, यानी उसकी सरकार भी उसका समर्थन करती हो, वही राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहलाता है। इस प्रकार के आतंकवाद का सीधा संबंध राज्य की सरकार से होता है तथा
यह उस देश की अर्थव्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। यानी इस प्रकार का जो आतंकवाद होता है उसका पूरा सीधा संबंध वहाँ की राज्य की सरकार से होता है। सरकार डायरेक्टली उन्हें सपोर्ट करती है और वहाँ के राज्य या फिर ये कहें देश की अर्थव्यवस्था और सभी स्तरों पर उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आतंकवाद का प्रकार है वो आप लिख सकते हैं दक्षिणपंथी और वामपंथी आतंकवाद। अब दक्षिणपंथी और वामपंथी आतंकवाद को देखते हैं। इस प्रकार का आतंकवाद तब देखने को मिलता है जब राजनीतिक विचारधाराओं में अंतर हो। यानी दक्षिणपंथी और वामपंथी आतंकवाद जब देखने को मिलता है जब हमें राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद देखने को मिलता है। 1789 में फ्रांसीसी राज्यसभा में दक्षिणपंथी को समर्थन ख्याति प्राप्त हुआ था। वर्तमान में दक्षिणपंथी वामपंथी उग्रवाद की कई एक परिभाषा उपलब्ध नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी धीरे धीरे ही उत्पत्ति हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका वामपंथी और दक्षिणपंथी की कोई भी परिभाषा उपलब्ध नहीं है अभी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका आतंकवाद का, वो है धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद एक प्रकार का राजनीतिक हिंसा है जो कि पूर्णतः है कि विश्वास पर आधारित है कि उन्हें किसी दूसरी दुनिया की शक्ति से आतंकी हिंसा करने का आदेश प्राप्त है। यानी जो धार्मिक आतंकवाद है वो ये दिखाता है, वो एक तो राजनीतिक हिंसा से संबंधित होता है और वो ये सोचते हैं कि उन्हें दूसरी दुनिया यानी जो हमारा प्रभु हैं, हमारे ईश्वर हैं, उनकी तरफ से उन्हें हिंसा करने की परमिशन दी गई है। ठीक है, ताकि उनके विश्वास की विजय हो सके, यानी जो उनका विश्वास है वो जीत सके। धर्म के आधार पर आतंक फैलाना धार्मिक आतंकवाद के अंतर्गत आता है। यानी जो भी हम धर्म के आधार पर आतंकवाद फैलाते हैं वो धार्मिक आतंकवाद के अंतर्गत लिया जाता है। धार्मिक आतंकवाद यह मानता है कि लोगों को मारकर हिंसा फैलाकर उनके जीवन के बाद उनको जन्नत प्राप्त होगी, इस प्रकार की अवधारणाओं धर्म का आतंकवादी कहलाता है। यानी इन लोगों का मानना होता है कि हिंसा फैलाकर लोगों को मारकर उन्हें जन्नत या फिर स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर हम लोगों को मारेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, उन्हें मार डालेंगे तो उन्हें जन्नत प्राप्त हो जाएगी या स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। यही इनका मोटिव होता है धार्मिक आतंकवाद वालों का। वैश्विक स्तर पर धार्मिक आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी वैश्विक स्तर पर हम देख सकते हैं जो धार्मिक आतंकवाद है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रकार का आतंकवाद आप लिख सकते हैं वैश्विक आतंकवाद। यानी वैश्विक आतंकवाद को देख लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद से तात्पर्य है कि आतंकवाद अब राष्ट्रीय की सीमा के पार जा चुका है तथा वह हर देश में फैल चुका है। यानी वैश्विक आतंकवाद से तात्पर्य है कि अब आतंकवाद की कोई भी सीमा नहीं रही है, वो वैश्विक स्तर पर फैल गया है, उसको हर देश में फैलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आतंकवाद की कोई ही सीमा नहीं है। जिस प्रकार तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, आतंकवाद का भी डर बढ़ता जा रहा है। यानी जिस तरह से हम कह सकते हैं तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, उसी तरीके से जो आतंकवाद है उसका डर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को भी जन्म दे रही है। 9/11 के हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी व्यवस्था की स्थापना की है जिसमें मानव विध्वस्त के हथियारों के प्रयास को रोकने और वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध पर बल देने के कार्य किए हैं। यानी जो मानव के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार हो सकते हैं, जो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वो मानव के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं, तो आतंकवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने इन चीज़ों पर भी बैन लगाया है ताकि जो आतंकवाद है उसको रोका जा सके। और आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा है अमेरिका ने ताकि जो आतंकवाद है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है इसके क्या क्या कारण है, किन किन कारणों से ये हमें दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को घरेलू राजनीतिक अस्थिरता के कारण गृह युद्ध और अंतर्राज्यीय युद्ध प्रारंभ हो सकता है। राज्य के विकास न होने के कारण तथा राजनीतिक और आर्थिक विकास न हो पाने से घरेलू अस्थिरता के कारण बन सकते हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति हो सकती है। यानी जो हमारा घरेलू या फिर ये कहें एक देश की जो अर्थव्यवस्था है, अगर वो अच्छी ना हो, वहाँ पर सिचुएशन अच्छी ना हो, राजनीतिक और आर्थिक विकास ना हो रहा हो, तो भी हम अस्थिरता देख सकते हैं और आतंकवाद की उत्पत्ति को देख सकते हैं।
क्योंकि अगर किसी देश में या किसी के, अगर हम छोटे लेवल पे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि ये कोई घर है और एक ये घर है जिसमें सभी के पास जॉब है, सब खूब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक ये घर है जिसमें सारे बेरोजगार हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे? चोरी करेंगे, इस घर में जाएंगे और चोरी करेंगे, और अगर पकड़े गए तो हो सकता है इस घर के लोगों को मार भी दें, या फिर इस घर में जाएंगे और डराएंगे धमकाएंगे, चीज़ें चुराएंगे। तो जो घर की सिचुएशन है, इसी तरह से हमारे देश को लेकर देखते हैं। जो हमारे देश की सिचुएशन है या किसी देश की सिचुएशन है, अगर अच्छी है तो वहाँ के लोग डेवलप्ड होंगे, अच्छे लोग होंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ख़राब है, वहाँ खाने पीने के लिए नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है और राजनीतिक स्थिति बहुत बेकार है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो आतंकवाद की तरफ बढ़ेंगे। तो यही है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे असफल राज्य। असफल राज्य कौन से होते हैं? असफल राज्यों में हमेशा संघर्ष, राजनीतिक स्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघन, तख्तापलट जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसके कारण वह आतंकवाद को नियंत्रित करने में असफल रहते हैं। यानी असफल राज्य में हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं जहां पर राजनीतिक अस्थिरता हो, राजनीति में कोई भी स्थिरता ना हो, और वहां हमेशा तख्तापलट यानी जो सरकार है वो कभी भी पलट सकती है, ऐसी सिचुएशन बनी रहे और वो आतंकवाद पर कोई भी नियंत्रण ना कर पाए, वही असफल राज्य कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9/11 की घटना के बाद संयुक्त राज्य संघ और अन्य देशों की सरकारों का मानना है कि उसके द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में संकट उत्पन्न हो सकता है। यानी 9/11 की घटना के बाद सभी लोग आतंकवाद को खत्म करने और आतंकवाद के विरोध करने लगे और उसको किस तरह से खत्म करके शांति लाई जा सके, इस पर चर्चा करने लगे हैं। अब हम देखेंगे विचारधाराएं और मनोवैज्ञानिक, किस तरह से हम आतंकवाद में विचारधाराओं और मनोवैज्ञानिक को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारण विचारधाराएं भी हैं। यानी किस देश की या किस लोगों की कैसी विचारधारा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी बनने में और आतंकवाद को बढ़ावा देने में। क्योंकि जैसी हमारी विचारधारा होती है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। क्योंकि अगर दो संगठनों की विचारधाराएं मेल नहीं खाती तो उनके बीच में संघर्ष हो सकता है, तथा यह संघर्ष कुछ समय बाद हिंसक होगा और आतंकवाद का रूप ले लेगा। यानी अगर कोई भी संगठन है, दो संगठन है, उनकी विचारधाराएं मेल नहीं खाती कहीं ना कहीं, तो वो लोग जो हैं वो हिंसक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आतंकवाद का रूप ले लेंगे। उग्रवादी इस्लामी संगठन के प्रसार और मध्य एशिया में अमेरिकी हस्तक्षेप और वैश्विक घटनाओं का व्यक्तियों पर काफ़ी प्रभाव डाला है। भले ही उनका आतंकवाद संगठन से कोई संबंध है, इसके बावजूद ही उनके देश में आतंकवादी हमले होते हैं। जर्मन राष्ट्रीय के अल्बेनिया निवासी ने 2 मार्च 2011 को फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे के बाहर अमेरिकी वायुसेना के 2 कर्मचारियों को गोली मार दी थी और 2 अन्य लोगों को घायल कर दिया था। यानी ये नहीं है कि हमारे देश में ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती, कहीं भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आपको उदाहरण भी दे रखा है जर्मनी का, जहां एक व्यक्ति ने 2 वायुसेना के लोगों को मार दिया था और 2 लोगों को घायल भी कर दिया था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पहला है हमारा अमेरिका पर 9/11 के हमले की प्रतिक्रिया के रूप में पहली बार नाटो ने अपनी सामूहिक सुरक्षा के धारा अनुच्छेद 5 को लागू किया। यानी नाटो जो है वो कुछ देशों का समूह है जिसने अपनी सामूहिक सुरक्षा अनुच्छेद 5 को लागू कर दिया ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो। ये भी एक तरीका है आतंकवाद को रोकने का। दूसरा आप लिख सकते हैं सुरक्षा परिषद ने 2001 में प्रस्ताव 1373 को पारित किया था, जिसका अधिकतर मानव अधिकारों को प्रभावित करना था। यानी सुरक्षा परिषद ने भी इसमें एक कदम उठाया। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आम सभा ने अपने प्रस्ताव 60/288 के द्वारा संयुक्त राज्य वैश्विक आतंकवाद निरोधी रणनीतियों को पारित किया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी के लिए मानव अधिकारों की सुरक्षा के सभी तरीकों को सम्मान कर सके। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में कानून का शासन बुनियादी आधार पर हो। यानी आम सभा ने भी अपने अनुच्छेदों में या फिर ये कहें प्रस्ताव में थोड़े से ये चेंजेस लाए और जो आतंकवाद है उसको रोकने के लिए और बुनियादी ढांचे में थोड़े से परिवर्तन किए ताकि आतंकवाद को रोका जा सके और आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सितंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने
29 राज्यों को एक समूह और यूरोपीय संघ ने एक साथ मिलकर वैश्विक आतंकवाद विरोधी मंच को स्थापित किया। यानी 2011 में 29 देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय विरोधी मंच तैयार किया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद है उसके खिलाफ लड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को रोकने के लिए वाद विवाद, समीक्षा, सिफारिश का आदान प्रदान करना था, उसकी संसाधनों की पहचान करना और तकनीकी सहायता के लिए संसाधन को उपलब्ध कराना था। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि किस तरह से हम वाद विवाद करके समीक्षा कर सकते हैं, जो तकनीकी आतंकवाद है उसको किस तरह से रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सितंबर 2013 में मौद्रिक विज्ञापन को अपनाया गया। इससे आक्रमण के समय और आपराधिक कार्यवाहियों के दौरान आतंकवाद के शिकार लोगों को प्रभावी सहायता देने की गारंटी दी गई, ताकि आतंकवाद के शिकार हुए लोगों को बेहतर मदद दी जा सके। यानी इसके तहत जो आतंकवाद के शिकार हो गए थे, यानी आतंकवाद ने कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रभावित किया था, उनकी हेल्प के लिए ये सिफारिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, आम सभा ने 2006 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी निरोध रणनीतियों को पारित किया था, जिसमें कि उन महत्वपूर्ण मुद्दों का पता लगाने का प्रयास किया था जो कि आतंकवादों के जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। यानी 2006 में जो आम सभा है उसने एक रणनीति अपनाई थी, जिसमें आतंकवादी लोग क्यों बनते हैं, क्यों आतंकवाद का जन्म होता है, इस चीज पर मुद्दे पर आवाज उठाई, या फिर ये कहें इसका पता लगाने का प्रयास किया था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, प्रत्येक देश को अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आतंकवाद को बड़े स्तर पर सामना किया जा सके। ऐसे क्षेत्र जहां पर आतंकवाद की अधिक संभावना हो, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की आवश्यकता है। सेना की अधिक से अधिक स्नाइपरों को भर्ती करना चाहिए, जिससे कि आतंकवाद का सामना किया जा सके। यानी प्रत्येक देश को अपनी क्षमता, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो आतंकवाद है उसका सामना किया जा सके, उससे कहीं ना कहीं लड़ा जा सके। और प्रत्येक देश को अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए, ताकि हम आतंकवाद का सामना कर सके। ठीक है, आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे गैर राज्य अभिकर्ता और राज्य आतंकवाद, यानी किस तरह से गैर राज्य अभिकर्ता और राज्य आतंकवाद को एक साथ देखा जा सकता है, इसको देखते हैं। गैर राज्य अभिकर्ता और राज्य आतंकवाद से तात्पर्य है कि आतंकवाद एक राज्य के अंदर उत्पन्न होता है तथा वहीं से अपना विकास करता है। राज्य के अंदर ही आतंकवाद को प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी जो एक राज्य है उसी के अंदर किसी भी आतंकवाद का जन्म होता है और वहीं उसकी उत्पत्ति होती है और वहीं उसको वो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी राज्य के अंतर्गत ही। प्रोत्साहन राज्य के द्वारा प्राप्त होता है, यानी अगर राज्य उसे प्रोत्साहन करे तो वहीं उसको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है। कई बार राज्य आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं होते, परंतु फिर भी राज्य का आतंकवाद में एक बड़ा हाथ होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि राज्य प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट तो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, सबको दिखाता है कि नहीं हम आतंकवाद से दूर रहते हैं, हमारे देश में आतंकवाद नहीं है, ऐसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को जन्म देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यानी पीछे से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे करता हुआ भी हम देख सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज्य प्रायोजित आतंकवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी हम महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में अफगानिस्तान में तालिबान को देख सकते हैं। राज्य की सीमा के अंतर्गत तालिबान को सभी तरह के आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन दिया जाता है। यानी राज्य के अंदर, देश के अंदर ही जो तालिबान है उस सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं कि हाँ तुम्हें क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें दी जाती हैं तालिबान वाले लोगों को। वहीं ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के दौरान राज्य को गैर सहयोगी रवैया राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को ही दर्शाता है। यानी जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था तो वहाँ के जो राज्य था यानी अफगानिस्तान था, उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि वो ओसामा बिन लादेन को जानता ही ना हो, उसकी हेल्प ही नहीं करी, यानी पकड़ने में भी हेल्प नहीं करी कि किस तरह से हम ओसामा बिन लादेन को पकड़ सकते हैं। राज्य के गैर सहयोगी रवैये से तात्पर्य है कि राज्य ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं की तथा ओसामा बिन लादेन के केस को ढक दिया।
यानी वो जो देश है वहाँ पर ओसामा बिन लादेन था, लेकिन फिर भी उसका जो केस था उसको ढकने का प्रयास किया गया कि नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसा इंसान है ही नहीं, हमारा देश तो बहुत अच्छा है। ये जो है वो गैर राज्य है, मतलब उसे हेल्प तो करेगा ओसामा बिन लादेन को, लेकिन कहीं न कहीं पूरे विश्व के सामने ये भी दिखाएगा कि नहीं, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये है, हम लोग आतंकवाद को जन्म नहीं देते। ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है, ठीक है? 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान, क्यूबा, सूडान और सीरिया को राज्य प्रायोजित आतंकवाद के तौर पर देखा। उसका कारण अमेरिका ने इन देशों पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए। यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान, क्यूबा और सूडान और सीरिया, इन सभी देशों को एक आतंकवादी देशों के रूप में देखा और इन पर आर्थिक और सैन्य प्रबंधन लगा दिए थे अमेरिका ने 9/11 की घटना के बाद। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा गैर राज्य अभिकर्ता। अब हम गैर राज्य अभिकर्ता के रूप में किसे देख सकते हैं, उसको देखते हैं। गैर राज्य अभिकर्ता की कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है, यानी गैर राज्य अभिकर्ता की कोई भी परिभाषा उपलब्ध नहीं है, परंतु कहा जा सकता है कि राज्य की शासन व्यवस्था के अलावा भी कई संगठन राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वह गैर राज्य अभिकर्ता कहलाते हैं। यानी राज्य की शासन व्यवस्था के अलावा जो और संगठन राज्य के लिए कार्य करते हैं वही गैर राज्य अभिकर्ता के रूप में कहलाए जाते हैं। और विराम समकालीन अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में कानून पालन के लिए देशों ने कुछ गैर सरकारी संगठनों का निर्माण किया है। यानी कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन हैं जिन देशों ने गैर सरकारी संगठनों का निर्माण किया है, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, सीमा के परे चिकित्सा, किड्स केयर और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठन शामिल हैं। यही अवरोध और आतंकवादी समूहों में फांसियां, कोलंबियन रिंग उत्पादक, रिपब्लिकन आर्मी, हमास, हिजबुल्लाह, अल-कायदा को शामिल किया जा सकता है, जिन्हें कि गैर कानूनी संगठन और गैर राज्य अभिकर्ता माना जाता है। यानी ये जो है वो गैर राज्य अभिकर्ता के रूप में देखे जा सकते हैं, और जो आपने ऊपर नाम देखे थे वो राज्य अभिकर्ता के रूप में देखे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और आतंकवाद को रोकने के उपाय, यानी कौन कौन से उपाय संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवाद को रोकने के लिए किए हैं, अब हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। 8 सितंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को लागू किया गया है। यह पहली बार था जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवाद के खिलाफ कई कार्रवाई की हो तथा आतंकवाद निरोधक रणनीतियों को अपनाया हो। यानी 2006 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई और एक रणनीति बनाई, जो कि पहली बार ऐसा किया गया था। 2005 में आतंकवाद विरोधी कार्यान्वयन टास्क फोर्स की स्थापना की गई और 2005 में ही आतंकवाद के खिलाफ एक टास्क फोर्स की स्थापना कर दी थी, जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएगी। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राज्य द्वारा 16 सार्वभौमिक कानून, 13 कानून और 3 संशोधन पारित किए गए। यानी जो हमारा आतंकवाद है उसके खिलाफ 16 सार्वभौमिक कानून पारित किए गए थे, जिसमें कि 13 कानून थे और जो 3 थे वो संशोधन किए गए थे। 9/11 के बाद का विकास, अब हम देखेंगे 9/11 के जो बाद का विकास था अमेरिका में या फिर आतंकवाद में, वो किस तरह से देखा जा सकता है। 9/11 के हमले ने पूरे विश्व के इतिहास का रुख मोड़ दिया। अमेरिका के इतिहास में 9/11 एक भयंकर घटना थी, क्योंकि इस घटना के कारण भारी संख्या में लोगों की जानें गईं। यानी अमेरिका के इतिहास में ही नहीं, ये पूरे विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना या बहुत ज़्यादा डरावनी घटना के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी या फिर ये कहें मासूम लोगों की जान गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 9/11 के आतंकी हमले को नए युद्ध के तौर पर परिभाषित किया, और जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने 9/11 की घटना को एक युद्ध के रूप में परिभाषित किया कि ये एक युद्ध के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे 9/11 के हमले की समझ, यानी हम 9/11 के हमले को अब समझेंगे कि 9/11 का हमला क्या था। अमेरिका के न्यूयॉर्क और पेंटागन टावर पर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था, जिसको 9/11 के आतंकवादी हमले के तौर पर जाना जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो अमेरिका का न्यूयॉर्क है और पेंटागन टावर है, वहाँ पर जो प्रमुख केंद्र हैं अमेरिका के, वहाँ पर 11 सितंबर
2001 में एक हमला हुआ, आतंकवादी हमला, जिसको हम 9/11 की घटना के रूप में जानते हैं। यह आत्मघाती हमला ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में इस्लामी आतंकी समूह अल-कायदा द्वारा किया गया था। बिन लादेन सऊदी अरब का एक नागरिक था, यानी ये जो हमला था वो ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में हुआ था। और ये जो ओसामा बिन लादेन था ये एक आतंकी था जो कि अल-कायदा का सदस्य था, और ये जो था ये एक अरब का नागरिक था, ठीक है। और जो हमारी 9/11 की घटना है, इसको इसीलिए 9/11 की घटना कहा जाता है क्योंकि ये 9वें महीने में और 11 तारीख को हुई थी। 9th मंथ यानी 9वां महीना, 9 एंड 11 डेट थी, इसलिए 9/11 की घटना के नाम से इसे जाना जाता है। इस्लामी आतंकवादी समूह अल-कायदा के अपहरण और आत्मघाती हमले ने न्यूयॉर्क में 2750 और पेंटागन में 184 और पेंसिल्वेनिया में लगभग 40 लोग मारे गए। अब आप ये देखिए कितनी भारी संख्या में लोगों की हत्या हो गई, या फिर ये कहें कितनी भारी संख्या में लोगों को मार दिया गया। जबकि एक अपहरण के विमान को यात्रियों द्वारा भाप से नियंत्रण लेते दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी और एक जो हमारा एरोप्लेन था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आगे चलते हैं। इसके अलावा आत्मघाती हमले में 19 आतंकवादी मारे गए। आत्मघाती हमले के बढ़ने के कारण चरम कट्टरपंथी थे। आतंक के इस हमले ने पूरे विश्व को आतंकवाद के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी, यानी इतने सारे लोगों की हत्या हुई, इतने सारे लोग मारे गए, जिसकी वजह से पूरे विश्व में इसके लिए घृणा पैदा हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, इस हमले के बाद बुश प्रशासन ने कहा कि उनके उद्देश्य अफगानिस्तान से आतंकवाद को खत्म करना है। अमेरिका ने इराक, ईरान और उत्तरी कोरिया को सभा विश्व का शत्रु माना, यानी अब अमेरिका ने कहा कि जो अफगानिस्तान में आतंकवाद है उसको खत्म करना है, और जो इराक, ईरान और उत्तरी कोरिया है ये पूरे विश्व के एक शत्रु के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि यहाँ आतंकवाद है। तालिबान अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के दौरान अमेरिका ने चीन और रूस के साथ अपने संबंधों में सुधार किया। प्रशासन ने इन खतरों के संदर्भ में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, यानी अब अमेरिका ने अपने जो संबंध थे चीन और रूस के साथ सुधारने शुरू किए ताकि जो आतंकवाद है उसको जड़ से खत्म किया जा सके, ताकि वो भी शक्तिशाली हो जाए और ज़्यादा, और आतंकवाद के खिलाफ पूरी अच्छे से तैयारी की जा सके। 24 मई 2002 को मॉस्को ने अमेरिका और रूस के बीच सामरिक शस्त्रीय संधि और समझौता हुआ। 28 मई 2002 को नाटो और इस संबंध में घोषणा पत्र के द्वारा एक नई नाटो एशियाई परिषद की स्थापना की गई, यानी 28 मई 2002 को एक नाटो ने एक घोषणा पत्र निकाला जिसकी वजह से एक परिषद बनाई गई ताकि आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। अल-कायदा के विचारधाराओं से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने 2002 में बाली और 2005 में लेबनान में बम विस्फोट किया, और कुछ लोगों ने अल-कायदा के विचारों से प्रभावित होकर 2002 में और 2005 में बम विस्फोट भी किया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिहादी आतंकवाद को आतंकी समूह के रूप में देखा जाने लगा, यानी इसके बाद में जो जिहादी आतंकवाद होता है वो भी उभरने लगा, और वो भी हम उसे देख सकते हैं। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन से प्राप्त दस्तावेजों से उसके बचाव की जानकारी मिलती है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा इसकी गतिविधियों के प्रयास किया जा रहा है, यानी पाकिस्तान में तैयबा-ए-लश्कर ने इसकी गतिविधियों का प्रयास किया कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के नेतृत्व में एक नए आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का प्रारंभ करते हुए इराक पर आक्रमण कर दिया, यानी 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 9/11 की घटना का बदला लेने के लिए इराक पर हमला कर दिया। इस आक्रमण के कुछ अमेरिकियों का तर्क था कि इराक व्यापक विध्वंस के हथियारों का उत्पादन कर रहा है, जिसके कारण उन्हें इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उनके पद से हटाना था। यानी कुछ अमेरिकियों का मानना था कि जो इराक है वहाँ पर व्यापक विध्वंसक हथियारों का यूज़ किया जा रहा है, या फिर ये कहें बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उन्हें वहाँ से पद से हटाना ज़रूरी था ताकि ये जो वो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको रोका जा सके।
2014 में इराक में अमेरिकी सेना को लेकर काफ़ी विरोध हुआ, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने इराक को छोड़ दिया तथा वापस अमेरिका आ गई, और वो 2003 में गई थी, और 2014 में अमेरिका की जो सेना थी वो वापस आई अमेरिका में। वो भी इसीलिए क्योंकि ईरान में बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी जा रही थी कि अब तो अपनी सेना को वापस बुला लो, इतना टाइम हो गया, अब तो हमें आज़ाद कर दो। राष्ट्रपति ओबामा प्रशासन के अंतर्गत एक कमोडो छापेमारी के दौरान अहमदाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया, और फाइनली ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया, ठीक है। और अमेरिका का जो बदला था वो पूरा हो जाता है ओसामा बिन लादेन को मारकर। अब हम देखेंगे 9/11 के बाद उभरते हुए संकट, यानी 9/11 के बाद जो उभरते हुए संकट थे वो कौन कौन से थे। आई होप आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा जो चैनल है उसको चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है DU एजुकेशन क्लब, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैं ये सारी चीज़ें बुक से पढ़ाती हूँ। नोट से भी पढ़ना अच्छी बात है, बुक से भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके उभरते हुए संकट्स को देख लेते हैं। 9/11 के बाद जिहादी आतंकवाद में वृद्धि हुई, यानी 9/11 की घटना के बाद जिहादी जो आतंकवाद है उसमें वृद्धि हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी पता चल गया कि एक ही स्थान पर बैठकर रिमोट के द्वारा ही हमला करवाया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये घटनाएं हो रही थी तो सब लोगों को ये भी पता चल गया कि एक स्थान पर बैठ के दूसरे स्थान पर भी विस्फोट या फिर बमबारी की जा सकती है, सिर्फ एक रिमोट के जरिए। 9/11 के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का पूरे विश्व में प्रसार हुआ, यानी पूरे विश्व में हम 9/11 की घटना का प्रसारण देख सकते हैं। पूरे विश्व में इसे लाइव दिखाया गया था। वर्तमान समय में अपहरण के बजाय अपनाते हमलावरों और बेहतर विस्फोटकों को यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। साइबर सेल्स और सैटेलाइट फोन, GPS, रात में कार्य करने वाले उपकरण, ऑनलाइन प्रचार प्रसार बेहतर हथियारों के रूप में उभर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं पहले सिर्फ सामने से मारा जाता था, लेकिन अब ऐसा हो गया, साइबर सेल्स हो गए और हमारी बहुत सारी चीज़ें हो गई, फ़ोन से रिलेटेड हो गई, GPS वगैरह हो गए, उपकरण वगैरह हो गई, और ऑनलाइन चीज़ें हो गई, हमारी सैटेलाइट वगैरह हो गई, जिससे हम कहीं भी किसी को भी देख सकते हैं और मार सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ गए थे। सोशल मीडिया के प्रसार प्रचार के आतंकवाद को भी काफ़ी हद तक सहायता प्राप्त हुई, यानी सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार से भी आतंकवाद को काफ़ी हद तक हेल्प हुई थी। आतंकी संगठनों के बीच वार्तालापों के लिए ब्लैकबेरी, मैसेंजर, व्हाट्सएप आदि विश्वसनीय मंच के रूप में उभरे, यानी अब आतंकवादी भी एक दूसरे से बात कर सकते थे इन सभी की हेल्प से, ठीक है। 2007 में तारीख-ए पाकिस्तान द्वारा इस्लामाबाद के लाल मस्जिद और श्रीनगर के लिट्टे द्वारा विस्फोट करने के लिए मानव बम का सहारा लिया गया, यानी 2007 में भी हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जिसमें मानव बम का सहारा लेकर विस्फोट किया गया था। अब हम देखेंगे 9/11 के बाद आतंकवाद के प्रति वैश्विक प्रक्रिया, यानी 9/11 की घटना के बाद जो हमारी वैश्विक प्रक्रिया हुई थी वो क्या थी। 9/11 के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ बहुत सारी गतिविधियां हुई, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गतिविधियां हुई थी 9/11 की घटना के बाद, जिसमें कि पहली है हमारी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो 9/11 के हमले के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक सैन्य ऑपरेशन चलाया था कि अफगानिस्तान से तालिबान सरकार को बेदखल करने के साथ साथ अलकायदा के सदस्य को भी ख़त्म कर सके। यानी जो हमारा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था वो अमेरिका द्वारा चलाया गया था अफगानिस्तान के लिए, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसमें 2014 में अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुलाया था, 2003 में भेजा था, ठीक है। और वहाँ पर जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करा जा सके, इसीलिए चलाया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। जैसे अमेरिका के गुप्त अभियान और पाकिस्तान में ड्रोन हमले से अलकायदा को गंभीर नुकसान पहुंचा, यानी गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन हमले की भी सहायता ली गई थी। एंड नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आतंकवाद विरोधी कानून। आतंकवाद विरोधी कानून कौन सा था, चलिए इसको देखते हैं। 9/11 के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर बहुत सारे कानून बनाए गए, जिसमें कि आतंकवाद को समाप्त करने में सहायता मिली। सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव 1373 पारित किया गया, यानी आतंकवाद विरोधी कानून को लाने के लिए जो हमारी
सुरक्षा परिषद है उसने 1373 पारित किया, ताकि जो आतंकवाद है उसको रोका जा सके। अब आप इसमें नेक्स्ट लिख सकते हैं वैश्विक आतंक विरोधी। अब इसको देख लेते हैं। 9/11 के बाद इंटरपोल के अलावा संयुक्त राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति CTC कार्यपाल निर्देश 1540 समितियों, तालिबान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कार्यान्वयन टास्क फोर्स जैसे वैश्विक संगठनों का निर्माण किया गया था कि आतंकवाद को समाप्त किया जा सके। यानी 9/11 की घटना के बाद बहुत सारे कानून लाए गए जिसकी वजह से जो आतंकवाद है उसको समाप्त किया जा सके। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी। ओके, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं परमाणु प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा परमाणु अप्रसार की देखरेख की जाती है। यानी जो परमाणु हथियार होते हैं उनकी देखरेख की जाती है, कभी कोई ज़्यादा ना बना ले और अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली ना कर ले कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं साइबर सेल्स पर नियंत्रण। आतंकवादी अपने बीच बातचीत करने के लिए साइबर सेल्स का प्रयोग कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कि राज्य को कानूनी तौर से सक्षम बनाता है ताकि वह आतंकवादी परियोजनाओं प्रयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया सहित संचार चैनलों की पहचान करके उन्हें बाधित कर सकें हम। यानी जो साइबर सेल्स होते हैं उनके द्वारा जो आतंकवादी होते हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो उन्हें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किस तरह से वो उन साइबर सेल्स को पकड़ें और उनके जो बीच की कम्युनिकेशन है, जो उनकी सोशल मीडिया है, जो उनका संचार है उसको रोक सकें और जो साइबर सेल्स हैं या फिर ये कहें आतंकवाद है उसको रोका जा सके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है या फिर ये कहूँ कि हमारी जो पूरी बुक है वो पूरी फिनिश हो जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पूरी बुक पढ़ ली है तो आपको वो अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, अदरवाइज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी DOSOL उसको भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर बुक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।